तेजाब की दुकान पे बैठ गए, खुदा खैर करे। चलें शहजाद साहब, अगर ये कहा जाए कि बेटी को वजीर आला बनाकर सियासी विरासत बचाने की कोशिश की, क्या यही वाहिद मकसद था? और फिर अगर जिस तरह का ये स्टेटमेंट दिया है, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को इस कमजोर सेटअप का हिस्सा क्यों बनाया? और जहां पे वो खुद मायूसी के बयान दे रहे हैं, ये बात करें कि वो जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कि ज़ाहिर लाताल्लुक ही दिखता है सूरत हाल से। इसके थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यानी नवाज शरीफ साहब को आप इतना भोला समझती हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। यानी अगर उनको नहीं पता तो और किसको पता होगा? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सही देखिए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और फिर उसके बाद इस तरह की बात करना तो जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है ना। क्योंकि खुद उसमें से गुजरे करने वाले, उनके दौर में ये सब कुछ हुआ। सिर्फ उनके दौर में नहीं, तमाम हुकूमतों के। मैं आपको मिसाल देता हूं, 6 खरब रुपया था आपके ऊपर कर्ज 2008 के अंदर, मुशर्रफ के दौर के बाद। उसके बाद माशाल्लाह से 16 साल के अंदर 54 खरब हमने बढ़ाया और अब हम 60 खरब पे पहुंचे हुए। तो ये जो हमारी जमहूरी हुकूमतें 3 दौर गुजरे हैं, इन्होंने कमालात दिखा दी। और वजह क्या थी कि जो पैसा लिया, कर्ज लिया, उससे ग्रोथ नहीं की, उससे डंग टपाया, उसे कई फ्लाईओवर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। यानी ग्रोथ, अपने डॉलर कमाने का कोई जरिया नहीं बनाया। इसे कहते हैं ओडियस डेट, बदबूदार कर्ज। तो उस कर्ज को हमने बदबूदार कर दिया इस तरीके से, जिस तरीके से हमने उसका इस्तेमाल किया, और वो कुछ ना किया। इस वजह से हम आज 131 अरब दुनिया का देने की जगह पे पहुंचे हुए हैं, और हमारे पास $1 भी अपना नहीं है। उसके बाद बिजली का जो मामला हुए सीपेक के हिसाब से, या आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, वो जो महंगे प्लांट ला के हमने यहाँ पे लगाए और जो कीमतें बढ़ाई, और इस तरह के मुआहदे किए कि आज आपको अपने, जैसे कहते हैं ना कि दांतों के साथ और मुंह के साथ और नाकों के साथ आपको रगड़ने पड़ रहे हैं उनके आगे, और बिल देने पड़ रहे हैं। ये उसकी वजह है। देखिए, जब ये आए 2013 में, और मैं याद रखें, सिर्फ स्क्रीन की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम सवाल उनका लेके चल रहे हैं, वरना यही चीज इमरान खान पे लागू होती है, यही चीज उससे पहले पीपल्स पार्टी पर लागू होती है, यही चीज पीडीएम के दौर के अंदर भी है, और काकड़ साहब के दौर के अंदर भी। जब 2013 में आए तो पहला काम क्या था कि जो सर्कुलर डेट है 480 अरब रुपए था हमारे ऊपर। पहला काम उन्होंने कहा कि इसको क्लियर कर दो। बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमारा सर्कुलर डेट खत्म हो गया बिजली के मद के अंदर। वो 1100 अरब हो गया जाते जाते पीएमएलएन के 2017-18 में जब भी गए, 2018 के अंदर जब गए 1100 अरब। अब वो बढ़ के 5 खरब से ऊपर जा चुका, यानी बिजली का नहीं, दोनों गैस और बिजली का मिला के। तो ये वो वजूहात हैं। और फिर जब आप डॉलर लेते हैं, डॉलर की 2% थी उस वक्त जब आप लेते थे मार्केट से, अमेरिका या बैंकों के अंदर 0.50%, उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन हमने जब चीन से कर्ज लिया, $60 अरब हमने कर्ज लिया चीन से, 7%, 5%, 7%, कुछ हमने 2%, 3% पे भी लिया, लेकिन ज्यादा 5 से 7% के ऊपर। हमने जब डॉलर उठाए मार्केट से, हमने दुनिया के अंदर वो 1%, 1.5% पे चल रहा है, हमने 8, 8.5% के ऊपर उठाए जब ओपन मार्केट से डॉलर उठाए। ये डार साहब के जमाने की बात कर रहा हूं, ताकि हम अपने डॉलर को मिला के और किसी तरीके से रुपए की कदर को। तो ये है मजबूरियां। जब आपके सर के ऊपर से पानी गुजर गया, तो अब आप ये कह रहे हैं कि ओहो अब क्या होगा, कैसे करेंगे, कौन कैसे भुगतेगा। भुगत रहे हैं, भुगतने वाले भुगत रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जब वो डंग टपाने का टाइम होता है तो सब अपना डंग टपा के चले जाते हैं। हम उस चक्की के अंदर अपना सर दे के फिर कोल्लू की तरह बस हम उसके अंदर लगे रहते हैं कि अच्छा पिसो और इनको पीसो। क्या कहते हैं वो कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खे। तो ये है बदकिस्मती हमारी, ये है। और वाकई में इफ्तिखार साहब का सवाल बिल्कुल जायज है कि करना क्या है, निकलेंगे कैसे। यकीन मानिए, किसी को भी बुला लीजिए, हाँ ग्रोथ एक रास्ता है, ग्रोथ तरीका ढूंढ लें, किसी तरीके से डॉलर लेना कम करें, अखराजात को कम कर दें। अगर ये कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत अपनी बदलें। जी शहजाद साहब, जब मजबूरियां कह रहे हैं तो मजबूरियां नहीं हो सकती। अपनी सिचुएशन, कंडीशन तो पिछले 2-2.5 साल से जितनी डिस्कस हुई है, माशी हालत और जिस तरह लोग नीचे गए हैं माशी तौर पे, अभी तो इनको तो सबसे ज्यादा पता होगा जो हुक्मरान बनते हैं। मगर जब डंग टपाने आ रहे हैं तो फिर क्या वाकई स्टेटमेंट कुछ छोटा नहीं है? जिस तरीके से उन्होंने 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले बनने वाली हुकूमत को बैठ के सवाल कर रहे हैं, इसमें कुछ तो है। या तो मायूसी है, उनको कोई भरोसा नहीं रह गया। यही कह रही हूँ ना कि एक बड़ा जी शहजाद साहब प्लीज कहिए। 8 अरब का एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हम ले रहे हैं। यानी ये जो अभी 1.1 बिलियन का हम लेंगे जो कि अप्रैल में रिलीज होगा, और फिर हम चाह रहे हैं कि 8 अरब का अगले 3 या 4 साल के लिए हमें, या 6 साल के लिए, चले ऐसे कर लेते हैं, लेकिन $8 अरब का एक और कर्जा लिया जाए। ऐसे मुल्क के पास
somehow इन लोगों को ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा तभी। अब एक एग्रीकल्चर एक अच्छी शक्ल नजर आई है, उसको पकड़ लें, उसको बुनियाद बना लें, उसके ऊपर ही ग्रोथ डेवलप, अखराजात को काबू करना पड़ेगा। तो बहरहाल हम इतनी गहरी टेक्निकल बहस में नहीं जाते। मसाइल हमने खुद क्रिएट किए, मसाइल हमारे अपने सब जारी करदा है, हम खुद उससे हमने क्रिएट करने वाले थे, हमारे हाथों से हुए, और अब हम रोने बैठ गए कि अच्छा जी ये तो बड़ा जुल्म हो गया। जुल्म तो हो रहा है, जुल्म तो हो चुका, जुल्म तो हो चुका, मगर क्या रुकेगा भी, क्या रुकेगा भी। अफसार साहब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 93 में नवाज शरीफ ने कहा कि डिक्टेशन नहीं लूंगा, 98 में अमेरिकी सदर क्लिंटन को इनकार किया, 99 में जर्नैलों को ओवर माई डेड बॉडी कहा, 2014 में इस्तीफा देने से इनकार किया, 2017 में जीटी रोड पर एस्टैब्लिशमेंट को ललकारने वाले नवाज शरीफ एक ऐसी माइनॉरिटी हुकूमत लेने के लिए तैयार हो गया जहां वुज़रा भी मर्जी के नहीं हैं। इतने दबाव बर्दाश्त कर लिए, अब की बार नवाज शरीफ इतने बेबस क्यों है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी सॉरी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अपनों के कुछ बोझ उठाने बहुत मुश्किल होते हैं। और शेक्सपियर ने किंग लियर में कहा है कि जो आपकी खूबी होती है वही आपकी खामी भी होती है। तो जो उनकी मुरव्वत है, कुशादा दिली है उनकी, वो उनकी एक कमज़ोरी भी तो है ना, उसका फ़ायदा भी तो उनके इर्द गिर्द लोग उठाते हैं। और बड़ा आसान है हमारे लिए यहाँ बैठ के हर बात का कसूरवार नवाज शरीफ को करार दे देना, अपने दूसरे मुआशरती गुस्से, घर के गुस्से नवाज शरीफ का नाम लेके निकाल देना, बग़ैर ये सोचे समझे, बग़ैर किसी एनालिसिस के, देखे फैक्ट्स के देखे। पिछले 25 साल में 2 इलेक्शन लड़ने दिए हैं आपने नवाज शरीफ को इस मुल्क के निज़ाम ने, और इस मुल्क के उस निज़ाम ने जिसको हम बड़ी सहूलत से हाइब्रिड कह देते हैं, लेकिन जिसमें गाली हम सिर्फ नवाज शरीफ को देते हैं, गाली हम सिर्फ सियासतदान को देते हैं, लेकिन बड़े फ़ख्र से कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम ही चलेगा। ये भी हम कहते हैं साथ उसी सांस में। 25 साल में 2 इलेक्शन लड़ने दिए, एक में वो वज़ीर-ए-आज़म बना, एक में आपने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया। वज़ीर-ए-आज़म जिसमें बना उसमें हुकूमत की 4 साल। जो ताने आज दिए जाते हैं ना फ्लाईओवर्स के, मेट्रो बसेस के, मोटरवेज़ के, उस मोटरवे का ठेका लेने के लिए ना FWO का जो चेयरमैन था पिछला, जर्नैल चला गया जिसका एक आने का हिसाब नहीं हुआ, उसने पूरे हुकूमत की जड़ें हिला दी। 2 ट्रिलियन का कर्जा है NHA पे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे, और पूरे मुल्क का ठेका किसके पास है मोटरवेज़ का और हाईवेज़ का 20 साल के लिए। कितना वहाँ पे मुनाफा हो रहा है। और हालत देखिए आपने मोटरवेज़ की और हाईवेज़ की, ये नवाज शरीफ ने बनाई थी उन्हीं 4 साल में। 25 साल की हुकूमत का आप ताना तो नवाज शरीफ को देते हैं इक़्तिदार का, लेकिन की उसने सिर्फ 4 साल है। और उसमें जितने धरने फैज़ ने और बाजवा ने करवाए इमरान खान के साथ मिलके, किसी ने बाजवा और फैज़ को पूछा? जब मैं उस रिटायर्ड कर्नल को अपने अकलौते शहीद कैप्टन बेटे की यूनिफॉर्म रिसीव करते देखता हूं और वो फ़ख्र से ये कहता है कि मेरा एक ही इकलौता बच्चा इस मुल्क पे शहीद हो गया, तो मेरा तो दिल करता है कि मैं बाजवा और फैज़ को गिरबान से पकड़ के पूछूं कि बता ये TTP के लोग यहाँ ला के तू क्यों बिठाए? किसने तुम्हें इजाज़त दी? किसने तुम्हें इतनी अकल थी? अगर हम बात करते थे कि ये क्यों ला रहे, तो हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट, और वो ला के बिठाया, पॉलिसी बनाई जिसका अंजाम आज हम भुगत रहे हैं, उनसे कोई पूछता है? अफसार साहब, लेकिन गाली निकाली हम सब ने मिलकर सियासतदान को। निजाम है हाइब्रिड। अफसार साहब कतई कलामी की माजरत, गाली तो नहीं देते सर, मेरा सवाल ले लीजिएगा, गाली कोई नहीं देता है, लेकिन जाहिर बात है कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, उसी को सवाल पूछेंगे। आपने 2 बातें कही, एक आपने कहा कि अपनों का बोझ उठाने मुश्किल हो जाते हैं। सर ऐसे कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, जब किसी ने किसी को कोई फेवर दियो तो बोझ उठाया जाता है। हुकूमत आने से पहले सबको पता था, इस प्रोग्राम में हजारों बार बात हुई कि हाइब्रिड गवर्नमेंट बनेगी। अब वजारत उज़्मा के लिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट भी घुस जाए तो सर हम सवाल करेंगे और सब करेंगे, क्योंकि वादे करके आप आए हैं, डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर अपने सर मैं ये कह रही हूँ कि डिलीवर नहीं कर सकते तो मत ले वजारत उज़्मा, हमें मजबूरियां तो मत बताए ना। नहीं फर्क हो, प्राइम मिनिस्टर है, 25 करोड़ का मजबूर है, वो तो नहीं बता रहे। मैं अंदर की बात तो मैं बता रहा हूँ ना, वो तो नहीं बता रहे ना आके आपको। मैं बता रहा हूँ, मुझसे आप बात करें, मुझसे सवाल पूछ रही है ना, मैं जवाब देता हूँ उसका। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं आप तंजिया हंसने से ये मसाइल हल नहीं हो जाते। जरूरत हम में 5 में से किसी में नहीं है कि हम असल जो जिम्मेदार है उनका नाम लें।
जिन्होंने पिछले 25 साल का, मैं हिसाब आपको 1 मिनट में दे देता हूं जिम्मेदारों का, आप ऑन एयर नहीं जाने देंगी, लेकिन बात कोई नहीं करेगा ना उन 25 सालों में। अफसार साहब, आप ऑन एयर हैं, जितने सिविलियन प्राइम मिनिस्टर आए वो नहीं कर सकते थे कुछ भी। सुन लें, फिर वंस फॉर ऑल सरेंडर कर देना। बात तो ये कि गलत करते हैं, ओहो भाई गलत करते हैं जो लेते हैं ये इस तरह की जिम्मेदारी, गलत करते हैं, मान लिया, लेकिन आप सियासतदान की मजबूरियां नहीं समझती। जो सरकारी नौकर होता है ना, वो अपने कपड़े झाड़ते उठ के चला जाता है, सियासतदान कपड़े झाड़ के नहीं जा सकता। अपने अवाम के साथ जो उसकी कमिटमेंट होती है, जिनके फौतगी में, जिनकी खुशी में वो रोजाना शरीक होता है, उनके साथ जीता मरता है, बैठता है, वो ऐसे नहीं जा सकता। वो नहीं कह सकता मैं नहीं करता। अब इस मुल्क का हाल क्या किया हुआ है आप लोगों को पता है सबको। एक्सटेंशंस आपकी पार्लियामान दे रही है, वजीर आजम दे रहे हैं, सारी जमातें लाइन में खड़ी होकर दे रही हैं, जिम्मेदार हैं, क्योंकि पार्लियामान सबसे ज्यादा मुख्तदर इदारा है। ये नहीं कह सकते गलती हुई है। गलती हुई है तो भुगतें, फिर साथ हमें भी भुगताएं, फिर हमें भी भुगताएं। अब आपने बड़ा हसास मामला छेड़ा है, एक्सटेंशन वाला। एक आर्मी चीफ जिसमें इतनी गैरत ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो कि अपनी फाइल बगल में क्लर्क की तरह दबा के पीएम हाउस में जाके बैठ जाए, हाँ, और उसका जो डीजी आईएसआई हो, जिसका भाई करप्शन में पकड़ा गया, आपने एक सवाल ही उस पर पूछा कि करप्शन खा के इतना मोटा हो गया। किसी आपके एनालिस्ट ने बात नहीं की उसकी करप्शन पे, डीजी आईएसआई की। डीजी आईएसआई इस्लामाबाद से बंदे अगवा करवाता था, बिल्कुल, बिजनेसमैन उनसे पैसे बटोरता था। आज तक आपने सवाल किया, कोई प्रोग्राम किया? अभी किसी सियासतदान का भाई इस तरह पकड़ा जाता? सर, फिर वही बात आती है अफसार साहब, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, फैसला साज हैं, बनाए पॉलिसी व चलवाए मामला। कोई हुकूमत खड़ी हुई वहां पर। सुने एक्सटेंशनें कैसे ली जाती हैं, सुने एक्सटेंशनें कैसे ली जाती है और उस पर बाद में बात कैसे की जाती है। अभी एयर चीफ की एक्सटेंशन हुई है 1 साल की, क्यों नहीं सवाल किया आपने? अभी आज बात करें उस पे, एयर चीफ की एक्सटेंशन की क्या जरूरत देने वालों से, जिनके पास हुकूमत है ना, उन्हीं को सवाल करेंगे ना अफसार साहब। जिस हुकूमत ने दी आप हुकूमत से पूछती, तो बिल्कुल ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को पूछने की बात है। फिर अभी एक ब्रेक पे जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। कोई ऑफिशियल तो इसमें नहीं है, लेकिन जो अफगान गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से एक बयान आया, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है, तो मैं इस इश्यू को वैसे विदाउट गिविंग एनी डिटेल उसको ज़रूर जो है ना मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये इस वक्त सारे दहशतगर्द जो है ना वो मुकीम है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर। टीटीपी अच्छा, सिवाय उनके जो इमरान खान जिनको यहाँ पे 3-4 हज़ार आदमियों को ले आए और एक और 2 बहुत बड़े नाम थे जिनको यहाँ पे लाया गया, और उसके लिए हमें ब्रीफिंग भी नेशनल असेंबली को उस वक्त दी गई। 2023 की बात है मेरा ख्याल है, 2022 की बात है मेरा ख्याल है। तो उसके बाद जो है ना मज़ीद नहीं आए। वैसे इन्फिल्ट्रेट तो करते हैं, लेकिन वो एक जो स्टेट लेवल पर जो उनको लाने की पॉलिसी थी वो उस वक्त थी। उसके बाद मैं पिछली दफ़ा जब मैं वज़ीर दिफा था, पिछली ये जो हमारी 1.5 साल की हुकूमत थी, मैं गया वहाँ पे, उनसे बात हुई, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई उनसे, और उस बात में हमने उनको रिक्वेस्ट की कि जी ये इनको। दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक सरबराह इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जनरल फैज़ कलदम टीटीपी को वापस लाए। ये कौन होते हैं मुल्क के फैसले करने वाले? कई अफगान बाशिंदे फौज में कमीशन हासिल करने में कामयाब हो गए। निजी टेलीविजन के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान की जानिब से आज अफगानिस्तान की हदूद में दहशतगर्दों के खिलाफ की गई कार्रवाई के हवाले से उनका कहना था कि शुहदा के कातिल अफगानिस्तान में तो कार्रवाई का हक रखते हैं। बेटोर वजीर दिफा 2-3 ऐसी फाइलें साइन की जिनमें अफगान शहरियों को फौज से निकाला गया। वजीर दिफा ने कहा कि चाहते हैं दीगर पड़ोसियों की तरह अफगान भी वीज़ा लेकर आएं, अफगानिस्तान के साथ अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी रेफर की तरह नवाज शरीफ का केस भी दोबारा सुना जाए। नवाज शरीफ पार्टी के तमाम पॉलिसी फैसले कर रहे हैं, नताइज से मायूस नहीं हैं। इन्होंने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं। कुर्बानियां देने वालों का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। शुहदा की तस्दीक एक मंसूबे के तहत की जा रही है।
इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक सरबराह इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जनरल फैज़ल कदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) को वापस लाए। 6000 कारिंदे मुल्क की आबादी में घुल मिल गए। दहशत गर्दों की पनाहगाहें भी बन गईं। जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में तलब करने की तहरीक पेश करूंगा।